नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान सागर एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने हमारी पार्ट 1 में इतिहास के बारे में हमने पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में आपको जानकारी दी थी। आगे हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत। सेकंड है हमारा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसमें हम आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाएंगे आज हम पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि पुराना सामान की खोज, मतलब हमारे जो पुरातत्व वेदा हैं उन्होंने जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसके बारे में जब खुदाई चालू की थी, प्राचीन भारत के स्थलों की खुदाई से हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो हमारे इतिहास जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह उस समय के जो कवि हैं उनके लेखन कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे हमें वर्तमान समय में प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसका पहला बिंदु है अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मतलब पत्थर की जो शिलाएं होती हैं उस पर लिखा गया एक लेख होता है, जो कि प्राचीन काल के जो राजा महाराजा थे वो अपने जो आदेश वो देते थे, मतलब अपनी प्रजा के लिए जो उनका आदेश होता था वह उस समय से बड़ी बड़ी शिलाओं पर लेख लिखवाया करते थे, जिससे कि जो सामान्य उनकी प्रजा थी उस तक उनका संदेश पहुंच सके। अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पत्थरों पर लिखा गया अभिलेख, पत्थरों पर। उसके बाद आता है ताम्रपत्र, मतलब तांबे की जो वस्तु होती है या तांबे का एक पत्र होता था उस पर भी ये लोग अभिलेख लिखा करते थे। उसके बाद आता है ये लोग बड़े बड़े स्तंभों की स्थापना करते थे, उस पर भी ये लोग इनके लेख लिखवाया करते थे। इन लेखों से हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जो जानकारियां हैं उनके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वह कैसे शासन व्यवस्था चलाते थे। इसके बारे में हमें अभिलेखों से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद आता है सिक्के। सिक्के ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का एक महत्वपूर्ण भाग है। सिक्के प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे वो अपने राज्य से और दूसरे राज्यों के साथ भी व्यापार करते थे। व्यापार करने के लिए पहले तो ये वस्तु विनिमय एक प्रथा थी, उसका ये पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों में सिक्कों का प्रचलन होने शुरू हो गया, जिसके माध्यम से ये वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। सिक्के उस समय स्वर्ण
स्वर्ण, तांबा एवं रजत आदि धातुओं से निर्मित किए जाते थे। सबसे प्राचीन जो हमें सिक्कों के साक्ष्य मिले वो हमें मिले सम्राट अशोक के काल के। जिस समय उन्होंने सिक्के का प्रचलन चालू करा था वह सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्कों का इन्होंने प्रचलन किया था। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत का मतलब होता है किसी चीज वस्तु पर चोट पहुंचाना। मतलब इन्होंने ये जो सिक्के चालू करे थे जो कि चांदी के सिक्के थे, इन पर यह अपनी राज्य की मोहर का मतलब ठप्पा लगाते थे, जिस कारण इसका नाम आहत सिक्के पड़े। इन्हें आहत सिक्कों को पंच मार्क भी कहा जाता है। पंचमार्क भी इनको कहा जाता है। ये सिक्के किस काम में आते थे? उस समय सिक्कों समय काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि उस समय की आर्थिक स्थिति, मतलब उस समय के जो राजा महाराजा जिन्होंने ये सिक्के प्रचलन करे थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। उसके बाद हमें इनके विदेशों से क्या संबंध थे, क्योंकि ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार करने के लिए ये लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान प्रदान करते थे, जिस कारण हमें जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसमें इस राज्य के सिक्के, मतलब जैसे सम्राट अशोक के सिक्के हैं वो हमें कलिंग राज्य में भी प्राप्त हुए हैं, वो भारत के कई हिस्सों से प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि ये लोग सिक्कों अलग अलग राज्यों से व्यापार करते थे, जहाँ से हमें ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद राज्य की सीमा निर्धारित कहाँ तक थी उसका पता भी हमें सिक्कों के माध्यम से ही चलता है, क्योंकि हमें अलग अलग राज्यों से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं और सिक्कों के माध्यम से हमें सिक्कों के से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय की जो कला है, कला एवं संस्कृति के बारे में हमें सिक्कों से ज्ञात होता है, क्योंकि ये जो सिक्के बनाए गए थे इसमें ज्यादातर सिक्कों में वीणा का उपयोग किया गया था। इसका मतलब यहाँ के लोग संगीत के बारे में भी जानते थे। ठीक है, संगीत। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, भवनों का भी प्राचीन भारत के इतिहास जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। भवनों से हमें यह पता चलता है कि उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके कला संस्कृति के बारे में हमें इससे प्राप्त होता है कि किस प्रकार से वह उनके जो शिल्पकार थे वह बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते थे। इन भवनों से हमें उस काल की कला शैली का ज्ञात होता है। उस समय ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी उनका कैसे निर्माण कर लेते थे। यद्यपि जो स्मारक एवं भवनाश्रय होते हैं वह राजनीतिक स्थिति में तो मायने नहीं रखते थे, लेकिन यह धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि प्रत्येक काल को स्मारक उस काल की कला शैली तथा धर्म के स्रोत का प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर में अगर हम देखा जाए तो उत्तर की जो मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं वह नागर शैली में बनाए गए थे।
और वहीं अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं तो दक्षिण भारत में जो हमें कला शैली मिलती है वह है दक्षिण द्रविड़ शैली, जिसको दक्षिण भारत में मंदिर हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमें इस भवन के उदाहरण विदेशों से भी प्राप्त हुए हैं और हमें भारत से भी इन भवनों के कई अवशेष प्राप्त हुए, जैसा कि सांची का स्तूप, भारत, खजुराहो, राजगढ़। उसके बाद हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में इन भवनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमें प्राचीन भारतीय जो भवन है उनके अवशेष प्राप्त हुए, जैसे कि जावा के अंकोर वाट में बोरोबुदुर नामक एक बहुत बड़ा मंदिर मिला है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि भारत के जो शिल्पकार थे वह विदेशों में भी जाकर मंदिरों का निर्माण करते थे। इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कलाकृतियाँ। कलाकृतियों का भी प्राचीन भारत के इतिहास जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के विभिन्न स्थानों से हमें खुदाई से कई ऐसे अवशेष या कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि प्राचीन भारत में कलाकृति भी काफ़ी विकसित चरम पर थी। और इससे हमें विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कि भित्ति चित्र मिले हैं, हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मंदिर मिले हैं, खिलौने मिले हैं, आभूषण आदि विभिन्न वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसके माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत है वह काफ़ी उन्नत हो चुका था। हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। इसके आधार पर हम यह जानकारी जुटाते हैं कि भारत की जो कला शैली थी वह विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध या प्रचलित थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिलेखों के बारे में, अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे वह मैं आपको बता देता हूँ। अधिकांश जो अभिलेख हैं वह पाली भाषा, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और लेकिन कुछ जो अभिलेख हैं वह संस्कृत, तेलुगु एवं तमिल भाषा में भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अधिकांश जो अभिलेख है, जैसे सम्राट अशोक था, उसने अपने जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे वह ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए थे। और हमें कुछ अभिलेख खरोष्टी भाषा में भी प्राप्त होते हैं। खरोष्टी भाषा में भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम 1800 ब्राह्मी लिपि को जो लिपि है उसको सर्वप्रथम 1873 में सर जॉन प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी गई थी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सेकंड पार्ट है साहित्यिक स्रोत, उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।